स्वागत है। हाँ, आज तो दो नई मिनट शपथ ज्योति में आप तो कौन सा अपनी परवेज बैठक दोनों फौजी अपनी महासभा में रहेंगे। देखिए, मेरा नाम फिरासत हुसैन गामा है और मैं घोसी महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में घोसी महासभा के जिला अध्यक्षों को और इस उद्देश्य के साथ किया है कि अपने समाज में हम लोगों में जागरूकता लाएं और जो मुख्य धारा है उससे हम जुड़े। जब तक हम मुख्य धारा से नहीं जुड़ेंगे हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। और आज तक हम लोग जो कि दूध का व्यवसाय करते हैं, दूध का काम करने के बाद पहलवानी करके हम लोग उसमें ही खुश रहते हैं। लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी IAS PCS बने, डॉक्टर इंजीनियर बने। आप जो है समझ आएंगे, आपकी बात करते हैं। दूध की जो आप लोग व्यापार करते हैं तो उसके लिए फिर गाय की हत्या क्यों करते हैं? देखिए, हम लोगों का काम गाय पालना है, गाय काटना नहीं। हम चाहते हैं गौ रक्षा, हम चाहते हैं सरकार से जिस तरीके से गौशालाओं का निर्माण किया है, गौ सेवक की नियुक्ति निकाले सरकार में दम होना भी चाहिए। तो जब सरकार गौशाला बना सकती है तो सरकार ने ये क्यों नहीं सोचा कि जो गायें गौशाला में रहेंगी इनकी देख रेख कौन करेगा? क्या उनको लावारिस फिर वैसे ही छोड़ दिया? जिस तरह कल वो पत्ते चुगती थी एक कूड़ा घर पे, आज वो उसी तरह गौशाला में उनको बंद कर दिया। आप जाइए अपना कैमरा लेकर के कुछ गौशालाओं में, वहाँ आपको लगेगा कि गायें भूख से तड़प रही हैं, बीमार भी हैं और उनकी देखरेख करने के लिए ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उसकी वजह यह है कि अगर कोई भी सुरक्षा नहीं हो रही उनकी। उसकी वजह एक यह है कि कोई भी घर हो या कारखाना हो या ऑफिस हो, एक चौकीदार की आवश्यकता हर किसी को होती है। क्या गौशाला पे सरकार ने चौकीदार लगाया है? या पूरे देश का एक ही चौकीदार सबका खैर ध्यान रख सकता है? नहीं, जिस संस्था के द्वारा अगर गौशाला खोला गया है तो उनकी देखरेख में पूरा रखा गया है। देखिए, ये गौशाला खोला गया है पशुधन विभाग की तरफ से। इसका निर्माण का पैसा भी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी विभाग से भेजा है। पशुधन विभाग में ही पशु चिकित्सा विभाग भी आता है। हम चाहते हैं कि पशुधन विभाग से ही गौ सेवक का एक पद सृजित किया जाए और जितनी गायें जिस गौशाला में हों उनकी संख्या के आधार पर कर्मचारी नियुक्त किए जाएं और उसमें भी घोसी समाज को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि घोसी समाज इसके लिए अनुभवी है। कोई अलग से सरकार को ट्रेनिंग में पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। हम लोग पैदाइशी ट्रेंड है, हम लोगों के बच्चे भी बता देते हैं कि आज हमारी भैंस बीमार है, आज हमारी गाय बीमार है, तो हम उसके इलाज के लिए सोचते हैं। लेकिन अनट्रेंड आदमी को लगाया जाएगा तो उसको पता नहीं कि गाय और भैंस बीमार कब है। शिक्षा के लिए आप क्या कहना चाहोगे? शिक्षा के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे समाज के बच्चे जिस तरह से पहले पहलवानी में आगे रहते थे, आज शिक्षा में भी आगे। बट जब तक उन्हें सरकार का सहयोग नहीं मिलेगा और आगे नहीं बढ़ सकते, उसके लिए हम चाहते हैं हमारे समाज को अति पिछड़ी जाति का दर्जा दिया जाए। लोग का सहयोग तो दे रही है, कैसे चाहते हैं सहयोग? देखिए, सरकार अगर हम लोगों का सहयोग देती तो जो 27% का आरक्षण दिया गया है और उसमें भी अभी पीछे सरकार ने एक आयोग का गठन करके पूरे उत्तर प्रदेश का एक सर्वे करा करके अति पिछड़े का एक सूची बनाया है। उसमें घोसी समाज को क्यों नहीं रखा गया? क्या ये घोसी समाज अति पिछड़ा नहीं है? क्या ये गोबर नहीं उठाता है अपनी भैंस का? क्या घोसी समाज के लोग जंगलों में नहीं रहते हैं अपने पशुओं को लेकर के? क्या ये अति पिछड़े नहीं हैं? इनको अति पिछड़े में रखकर इन्हें भी आगे लाने का काम सरकार को करना चाहिए था। हमारी शिकायत है सरकार से कि सरकार ने हमारा अति पिछड़े का ख्याल नहीं रखा है और हम वास्तव में अति पिछड़े हैं। हम लोग गोबर उठाते हैं अपनी भैंस का बड़े फ़ख्र के साथ। हम लोग भैंस का दूध दूध करके लोगों के घर घर पहुंचाते हैं बड़ी फ़ख्र के साथ। और अगर किसी बच्चे की माँ का अगर इंतकाल हो जाता है तो वो भी खुशी का ही बच्चा गाय का दूध पहुंचा करके उस बच्चे की परवरिश में अपना सहयोग करता है। वाकई रखना चाहिए। और आगे क्या कहना चाहेंगे आप? आगे हम ये कहना चाहेंगे कि जो पशुओं का कटान हो रहा है इस पर अंकुश लगे, क्योंकि दुधारू पशु कट रहे हैं, दूध का संकट खड़ा हो जाएगा। जो मीट बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है
वो रुकना चाहिए। और ख़ास तौर से हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश का संगठन है। उत्तर प्रदेश में ही हम ये बैठक कर रहे हैं और राजधानी में कर रहे हैं, प्रेस क्लब लखनऊ की राजधानी में कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का मीट उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जाना चाहिए, यहीं रुके। तो जो मीट का रेट आसमान को छू रहा है वो रुकेगा, जो दूध का रेट आसमान को छू रहा है वो रुकेगा। क्योंकि जब मीट विदेश जाएगा, जो पशु 5 किलो दूध दे रहा है वो भी काट दिया जाएगा, और बेचने वाला इसलिए बेच देगा क्योंकि वो महंगा खरीदते हैं। आप जनसंख्या के लिए क्या कहना चाहेंगे? जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश की अंकुश है, और ख़ास तौर से महिलाओं का अनुपात कम है, और उसका भी मुख्य कारण है कि हमारी सरकारों ने भ्रूण हत्या रोकने का तो प्रयास किया, लेकिन महिलाओं का सम्मान, बेटियों का ख्याल, उनकी सुरक्षा का ख्याल नहीं था। अगर बेटियों की सुरक्षा हो जाए तो भ्रूण हत्या खुद रुक जाएगी। आज भी सुना जाता है कि आपके यहाँ महिलाओं का शोषण ज़्यादा होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे ज़्यादा सम्मान महिलाओं का हमारे यहाँ होता है। उसकी वजह यह है कि हमारे महिलाएं जो गोबर होता है उसके उपले बनाती हैं, और वो उपले बिकते हैं, उनकी जेब में पैसा रहता है। सुनने में ये भी आया है कि जब आपके यहाँ निकाह होता है तो क्या निकाह होने के बाद पहले मौलवी के पास उसको लेके जाया जाता है? नहीं, हमारे यहाँ ये होता है कि जब निकाह होता है तो पहले बेटी से इजाज़त ली जाती है कि आपका निकाह फला के साथ होने जा रहा है। जब वो इजाज़त देती हैं, सिग्नेचर करती हैं, उसके बाद फिर लड़के के पास जाया जाता है, फिर उनसे बताया जाता है कि आपका निकाह फला बेटी के साथ होने जा रहा है। यही होता है, कोई अलग से तो हमारे यहाँ होता नहीं। अच्छा, मौलवी जो है आपके यहाँ, क्या जब भी कोई निकाह होने के बाद अगर लड़की पे अत्याचार होता है उसके पास जाती है तो मौलवी क्या उसको डांट करके और कहता है नहीं आपको उसे समझौता करना पड़ेगा? देखिए अंतर दिखाता है क्या? देखिए जैसे कि मैं मेरे पास कई पैसे आए, बोले थे कि नहीं बोले तो मैंने कहा आपसे थोड़ी जानकारी। देखिए, मौलवी का काम है निकाह पढ़ाना। लूट हुआ ये 3 तलाक जैसे काम नहीं होता तो उसकी मजबूरी बन गई सरकार। देखिए, 3 तलाक का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं। आप क्या कहना चाहोगे? जो महिलाएं मुस्लिम महिलाएं इसका महत्व समझती हैं। कुरान पाक अल्लाह की ज़ुबान है, और वो एक हवाई आसमान से आई हुई किताब है। उसमें जो लिखा है वो सबने माना है, और ख़ास तौर से जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, पूरा दुनिया सर्च करने के बाद जो इसके वैज्ञानिक हैं उनका कहना यह है कि हम तो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में मुस्लिम धर्म होना चाहिए, क्योंकि नमाज पढ़ते वक्त जो हमारा हेड जिस वक्त ज़मीन पर सजदा करता है, तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड जो कंपेन करता है दिल जहाँ से, वो तभी वहाँ दिमाग तक पहुँचता है जब हम सजदा करते हैं, और उससे बहुत फ़ायदा होता है। सजदा करना 5 वक्त इंसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब अगर कोई मुसलमान नहीं है, हिंदू है, तो वो अपने मंदिर में सजदा करे, मत्था टेके। ज़रूरी है, इबादत करना चाहिए। जो आदमी जिस धर्म का है अपने धर्म के प्रति उसे लगाव होना चाहिए, और मुस्लिम धर्म हमारा सबसे अच्छा धर्म है। जहाँ निकाह है वहाँ तलाक भी है, और तलाक का हुक्म ये हदीस में है, मजबूरी में। जिस वक्त बहुत मजबूरी होती है उस वक्त तलाक का हुक्म है, और तलाक एकदम नहीं। एक बार तलाक देने से किसी को तलाक नहीं हुई, 2 बार तलाक देने के बाद भी तलाक नहीं हुई, 3 बार तलाक देने के बाद तलाक हुई, लेकिन उसमें भी नियम है। अगर वो चाहे तो वो अपने घर दोबारा फिर रख सकता है, मुस्लिम रीति रिवाज के, और जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कानून है, अल्लाह का जो कानून है, उसके तहत उसे फिर दोबारा से। अच्छा, आप लोग क्या ये भी है, कुरान में लिखा हुआ है जैसे कि आप नहीं पीनी चाहिए शराब, गुनाह है, उसमें कुरान में लिखा हुआ है, फिर भी आप क्या है शराब कुछ ज़्यादा लोग पीते हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शराब जो लोग पीते हैं वो मुसलमान नहीं कहलाने के हकदार। जो हिंदू लोग गाय का गोश्त खाते हैं वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं।
हमने बहुत सुना है कि हिंदू लोग गाय का गोश्त बड़ा पसंद करते हैं। बड़े का तो करते ही हैं, लेकिन जिस हिंदू को ये पता है कि गाय का गोश्त कैसा होता है और उसने अगर खा लिया, जिस हिंदू ने खा लिया वो गाय का गोश्त पसंद करता है। जिस मुसलमान ने शराब पी ली वो शराब पसंद करता है, लेकिन जो मुसलमान शराब पीता है वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है, वो ईमान से खारिज हो जाता है। जो हिंदू गाय का गोश्त खाता है या बड़े का खाता है वो हिंदू कहलाने का काबिल नहीं है, वो अपने धर्म से खारिज हो जाता है। भाई क्या है, राशद हुसैन भाई के पॉजिटिव विचार को लेकर बहुत ही मुझे प्रसन्नता हुई है और आपकी मांगे जो सरकार से है वो जब तक